अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया। जब हम इस टॉपिक को देखते हैं दो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। पहले दो वर्ड्स हैं, एक न्यूक्लियराइजेशन और दूसरा है साउथ एशिया। न्यूक्लियराइजेशन से मुराद है कि कोई भी कंट्री, कोई भी एक मुल्क है, वो अडॉप्ट करता है जो एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, उसे हासिल करता है। इसे न्यूक्लियराइजेशन कहते हैं। इसके बाद कहते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया से मुराद एक ऐसा रीजन है एशिया के अंदर जिसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज में से पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि साउथ एशिया को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं साउथ एशिया जो है, इसके अंदर जो कंट्रीज शामिल हैं उनमें कौन से हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार जो पहले बर्मा था, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, ब्रुनई, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ईरान, ये वाले कंट्री इसके अंदर शामिल हैं जो है साउथ एशिया इसके अंदर। तो जब हम इन कंट्रीज को देखते हैं तो इनके अंदर हमें सबसे पहले हम जब देखते हैं तो कौन से कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, वो है इंडिया है और पाकिस्तान है। अब हम इंडिया और पाकिस्तान कंपैरिजन करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, वजह क्या है? वजह उसकी है न्यूक्लियर पावर्स। ये साउथ एशिया का जो रीजन है, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया हैं। उनकी वजह न्यूक्लियर पावर्स दोनों कंट्रीज हैं। अब इनका जो इम्पैक्ट है जो वर्ल्ड के अंदर है, जो ग्लोबल सोसाइटी है उसके अंदर, एशिया के अंदर, और इसके बाद स्पेशली साउथ एशिया जो है इसके अंदर इसका इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रीलोड टू न्यूक्लियराइजेशन। जो न्यूक्लियराइजेशन है इसकी जो वजह बनी है, इसका स्टार्ट जो है ये हुआ था 1947 में। कि 1947 से पहले जो पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट था तो वो ब्रिटिश के अंडर था। तो जब ब्रिटिश ने से इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की 1947 के बाद, तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान काफ़ी ये डिस्प्यूट हुए हैं। कुछ आता है हिस्टोरिकल इनके कंफ्लिक्ट थे, पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट आ जाता है, इसके बाद टेरिटोरियल कंफ्लिक्ट आ जाता है, जैसे कि कश्मीर का इशू है और बाकी का इशू है, हैदराबाद दक्कन का जो इशू बना हुआ था। तो ये सारे जो इशू हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि ये दोनों कंट्रीज अलग हो गए थे। तो इन्होंने अपनी टेरिटरी के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर करने के लिए, ठीक है, तो इन्होंने अपनी अपनी कोशिश शुरू की, जिसकी वजह से इनके दरमियान लड़ाई शुरू होगी, वॉर्स वगैरह हुई हैं जो कि मुख्तलिफ वॉर्स की वजह बनी है। अब देखते हैं जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको, जो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था इन साउथ एशिया के अंदर। तो इन्होंने इनका जो कोड नेम था उसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था इन्होंने, जो कि मई 1974 के अंदर इन्होंने एक टेस्ट किया था और ये शामिल हो गया था जो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं उनके अंदर। अब जो इनके अंदर शामिल हो गया ग्लोबल लेवल पे, जो साउथ एशिया था उसके अंदर जो हेजेमनी कायम हो गई थी वो किसकी हो गई थी? इंडिया की। क्योंकि इन्होंने जब एटम बम बनाया है तो बाकी कोई और कंट्री नहीं थे जिनके पास ये पावर हो कि वो भी बना सकें। लेकिन उस टाइम जब इन्होंने ये बनाया है तो इनकी हेजेमनी तो कायम हो गई। तो इन्होंने फिर कहा कि ये हमने जो बनाया है ये किसके लिए बनाया है, उन्होंने वो क्लियर किया। उन्होंने कहा ये हमने बनाया है सिर्फ अपनी जो डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस है, उसके लिए, हमारा कोई और मकसद नहीं है, हम कहीं और गलत यूज नहीं इसका करने वाले, ये इंडिया ने कहा था उस वक्त। जब इंडिया ने बना लिया, फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम देखते हैं ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जो पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो, पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है, वो क्यों बनाया? जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया, न्यूक्लियर मिसाइल बना लिए, तो पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया के साथ पहले ही मसला चल रहा था 1947 के बाद से, क्योंकि उनके दौरान काफ़ी वॉर्स हो चुकी थी, उनके दरमियान जो क्लैशेस थे काफ़ी ज़्यादा हाई थे। इस वजह से पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि वो भी अपना न्यूक्लियर मिसाइल बनाए। इसकी शुरुआत जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो इंडिया ने काफ़ी कोशिश की, इसराइल ने काफ़ी कोशिश की कि इसको बंद किया जाए, लेकिन उस वक्त जो सुपर पावर थी वो अमेरिका वहाँ पे मौजूद थी। तो अमेरिका जो थी उसको ज़रूरत थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे
जो हमला किया हुआ था, एक उन्होंने वॉर चल रही थी अफगानिस्तान और रशिया के दरमियान, उसके लिए जो ज़रूरत थी पाकिस्तान की वो अमेरिका को थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि जो रशिया है उसकी डोमिनेंस वहाँ पे कायम हो, वहाँ पे अपनी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो बनाए, इसलिए उनको सपोर्ट पाकिस्तान की चाहिए थी। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं और बाकी प्रोग्राम है उस पर बात नहीं की। जब पाकिस्तान की उनको मदद खत्म होगी, जब उनको जरूरत नहीं रही पाकिस्तान की, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया वहां पे। अब पाकिस्तान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो पाकिस्तान ने 1998 के अंदर किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के जो धमाके इंडिया ने किए थे उनके जवाब में पाकिस्तान ने एक ज्यादा धमाका करके उसका जवाब दिया था कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं। और पाकिस्तान फिर जो उनका स्टेटस था पाकिस्तान का एक आम कंट्रीज के हट के फिर पाकिस्तान स्टेटस चला गया न्यूक्लियर आर्म स्टेट के अंदर, कि वो कंट्रीज जो जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं उनके अंदर शामिल हो गया पाकिस्तान, जिसकी वजह पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो यकदम ऊपर आ गया। फिर देखते हैं रीजनल सिक्योरिटी इंपैक्ट, जो रीजन है जो साउथ एशिया रीजन है उसके ऊपर इसका सिक्योरिटी इंपैक्ट क्या हुआ। जब पाकिस्तान और इंडिया का जो कंफ्लिक्ट है जब ये चलता है तो इसका जो इंपैक्ट होता है ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर ही नहीं होता, ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है पाकिस्तान इंडिया और इसके साथ साथ जितने भी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनके लिए भी। साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं इनके साथ साथ ये बाकी जो कंट्रीज हैं एशियन कंट्रीज है, बाकी इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ग्लोबल वर्ल्ड है उसके लिए भी खतरा है। तो जब इनके दरमियान क्लैशेस होते हैं, इनके दरमियान झगड़ा होता है, तो हम देखते हैं कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं इनके दरमियान जो झगड़ा है उनको सोल्व किया जाए। ये रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योरिटी का डायलेमा बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर्म रेस। अब जो आर्म रेस जो डिप्लोमेसी एफर्ट्स, अब ये आर्म रेस इनके दरमियान स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान ने और इंडिया ने बना तो लिया, जो एटॉमिक जो पावर थी वो बन तो गए, ठीक है, और दरमियान दोनों को जिनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इनके दरमियान आर्म रेस स्टार्ट हो गई। अब दोनों कंट्रीज जब एक जैसी पावर के आ जाते हैं फिर वो दोनों कोशिश करते हैं कि जो उनके आर्म फोर्सेज हैं उनका असला है वो जदीद से जदीद हो, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जदीद हो। इसलिए जो इंडिया है उसने भी कोशिश कर दी और पाकिस्तान ने भी कोशिश कर दी कि उनका जो डिफेंस बजट है उन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, उनके जो मिसाइल है उनको एडवांस कर दी शुरू कर दिया, यानी उनकी जो स्ट्रेंथ थी उनकी बढ़ानी शुरू कर दी। इसके अलावा उनकी जो जो वो फासला तय करते थे वो भी उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की किसी तरह वो एक दूसरे से ज्यादा बढ़ते ले जाएं, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर थी, तो वो एक ऐसे बैलेंस ऑफ पावर के अंदर आ गए थे कि वो कोई भी किसी से ज्यादा मजबूत नहीं शो हो रहा था, लेकिन वो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद अपने मिसाइल को जदीद करने के बाद वो अपने आप को ज्यादा बेहतर शो करना चाह रहे थे। इस वजह से इनके दरमियान एक आर्म रेस स्टार्ट होगी जो कि जो साउथ एशिया जो कंट्रीज थे उनके लिए एक खतरे की वजह बनी। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन था वो इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने साइन किया था, जो खासतौर पे मशहूर है NFU के नाम से, यानी कि नो फर्स्ट यूज। इन्होंने एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन था उसके ऊपर साइन किए। उन्होंने कहा कि हम ये कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने साइन किया, उन्होंने कहा कभी भी हम पहले यूज नहीं करेंगे, अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है कोई वॉर होती है तो ये हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इसका जो नुकसान है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को ही नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर होगा। इसलिए उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को साइन किया कि कभी भी हम इसको यूज नहीं करेंगे पहले, जब तक कि दूसरा कंट्री यूज नहीं कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल कंसर्न्स। जो ग्लोबल कंसर्न है यो उसका क्या कंसर्न है ग्लोबल का, पूरी वर्ल्ड का इसका कंसर्न क्या है। जब देखते हैं कि जो न्यूक्लियराइजेशन जो है साउथ एशिया के अंदर है, उस जो रीजन है वहाँ का, उसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा बन गया है, खतरा बन गया है कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर पावर रखते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो खास तौर पे उन्होंने अटैक किया, खास तौर पे उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की पाकिस्तान की है। उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अलकायदा हो गया, TLP हो गया, BLA हो गया, जो खासकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मशहूर हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसे प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इस वजह से जो जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं ये एक जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उसके अंडर आ सकते हैं, वो इसके अटैक कर सकते हैं, वो अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो जब वो कब्जे में ले लेंगे पूरी वर्ल्ड के लिए खतरा है, वो अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम आ गया, न्यूक्लियर मिसाइल आ गए, हम अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये सेफ हैंड के अंदर नहीं है।
ये उनका प्रोपेगेंडा है। लेकिन पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव है, और पाकिस्तान के आईएसआई और बाकी जो एजेंसीज हैं, इसके अलावा भी काफ़ी अदारे हैं जो सिर्फ जो एटॉमिक जो पावर है, एटॉमिक जो मिसाइल हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जैसा कि हमें पता नहीं है पाकिस्तान का जो एटॉमिक मिसाइल्स हैं वो कहाँ पे पड़े हैं, हमें इतना पता है ये कहाँ पे बनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता इस टाइम कहाँ पे हैं। तो ये सारा जो काम है जो इनको इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है एक एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर, यानी कि ये कंट्री के अंदर ही करते हैं। एक जो सिटी है, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर करते हैं, एक जो प्रोविंस है उससे दूसरी प्रोविंस के अंदर करते हैं। लेकिन ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं करते, लेकिन एक कंट्री के अंदर ही अपने करते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं है कहाँ पे हमारे न्यूक्लियर मिसाइल हैं, कहाँ पे हमारे एसएलजी पड़े हैं, किसी को नहीं पता। यही पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान मिसाइल इसी वजह से महफूज हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इनकरेज करती है कि जो डायलॉग है उसको उसके जरिए जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व किया जा सके। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, खासतौर पे जो टेंशन है बनी है कश्मीर इशू की वजह से, उसको सोल्व किया सके। अब हम देखते हैं बाकी जो कंट्रीज हैं, छोटे कंट्रीज हैं, उनके दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसकी तवज्जो नहीं देती। क्या वजह है, क्यों तवज्जो नहीं देती, क्यों उसका कोई कंसर्न नहीं है उसको? क्योंकि वो उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। यहाँ पे इनके पास, दोनों के पास न्यूक्लियर मिसाइल हैं। उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है अगर न्यूक्लियर मिसाइल चलते हैं सिर्फ उनके लिए खतरा नहीं है, पूरी वर्ल्ड के लिए खतरा है। इसलिए वो यहाँ पे अपना ज़्यादातर फोकस करते हैं कि जो कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान है, इनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो कश्मीर इशू पे है, चाहे कोई और इशू पे है, तो वो जो भी कन्फ्लिक्ट है वो जो भी डायलॉग हैं उसके ज़रिए सोल्व किया जा सके, डिप्लोमेसी के ज़रिए सोल्व किया जा सके। बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो सुपर पावर कंट्री हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे जो भी डायलॉग हैं उनके जरिए सोल्व किया जा सके, और इनको वो सपोर्ट करते हैं, वो पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं ताकि जो वर्ल्ड है, साउथ साउथ एशिया है, इसके अलावा एशिया है या पूरी वर्ल्ड है, उसके लिए खतरा ना बने। जो खास तौर पर डिस्प्यूट है इनके मान एशिया कश्मीर इशू के बारे में, तो वो भी इसे लेके चलते हैं कि ये डायलॉग जरिए चले। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं इसका। जो साउथ एशिया जो रीजन है इसके अंदर जो वेपन्स आ गए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, ये इंडिया और पाकिस्तान के पास आ गए हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान एक बैलेंस ऑफ पावर बन गया है। इसका फायदा ये है कि इसके बाद हम देखते हैं कोई वॉर्स वगैरह नहीं हुई, जैसा कि पहले 1971 के अंदर आ गई, 1965 के अंदर आ गई। ऐसी जो बड़ी वॉर्स हैं इनके दरमियान हुई नहीं है। लेकिन जब से ये वेपन्स बनी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इनकी हासिल की हैं, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बनी हैं, इसके बाद इनके दरमियान कोई भी वॉर नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई। इसकी वजह क्या थी, दोनों के पास सेम किस्म की वेपन्स थे, खासतौर पे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, इस वजह से बैलेंस ऑफ पावर बन गया। लेकिन यहाँ पे जो इनका जो नुकसान है, ये कभी भी चल भी सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? इन्होंने एक ट्रीटी पे साइन कर लिया, उन्होंने एक डॉक्ट्राइन पे साइन तो कर लिया कि हम इसका पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब जो कंट्रीज है वो हमेशा अपनी सोवरेंटी, अपनी जो उनकी सेल्फ डिफेंस है उसको प्रेफर करता है बाकी सब चीजों से। जब उनके सेल्फ डिफेंस पे या उनकी सोवरेंटी बात आ जाएगी, जाहिर बात है एक चीज है, उसने एक वेपन है, उसका यूज कर सकते हैं वो। इसलिए वो सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं बल्कि एशिया और बाकी जो पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब है, उसके लिए भी खतरा बन सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह